चलिए, अभी हम पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोज़िशन। ये फिक्स प्रीपोज़िशन का पार्ट 2 है, मतलब हम पार्ट 1 लेके आ चुके हैं, ठीक है? हम फिक्स प्रीपोज़िशन क्या होता है ना कि इसको याद करना पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं इसमें कि कौन-कौन सा फिक्स प्रीपोज़िशन है जिसमें हम ट्रिक से याद करते हैं, और ये जो फिक्स प्रीपोज़िशन है, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक? तो हम उसी को लेकर के आए हैं, क्योंकि एसएससी ये हमेशा है कि बार-बार क्या करती है, इसको रिपीट करती है, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ कुछ भी हो, रिपीट करती है क्वेश्चन को। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वन मैन एक आदमी इज इन्वियस जलता है, अनदर मैन दूसरे आदमी से। एक आदमी दूसरे आदमी से हमेशा क्या करता है, जलता है। तो यहाँ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो आपको याद रखना होगा कि इन्वियस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, और इस इन्वियस ऑफ का मतलब हो जाता है आपका ईर्ष्यालु यानी कि जलना। ईर्ष्यालु यानी कि जलना, मतलब हर एक व्यक्ति क्या करता है कि एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, सी नंबर। हम क्या बोले कि वन मैन इज इन्वियस ऑफ, इन्वियस ऑफ। तो एनवीएस अब याद कैसे रखें इसको, एनवीएस तो ऐसे याद रखते हैं, एनवीएस। एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कूल। तो नवोदय विद्यालय स्कूल जब ऑफ होता है, बंद हो जाता है ना, तो लोग एक दूसरे से जलने लगते हैं। काहे जलने लगते हैं, बंद होता है तो खुश होना चाहिए ना उन लोगों को कि भाई स्कूल बंद हो रहा है। तो बंद इसलिए जलने लगते हैं एक दूसरे से कि साला देखो सरकारी स्कूल खुला है, नवोदय बंद हो गया, अब हम अपनी प्रेमिका को कैसे देख पाएंगे, वो तो देख लेगा। तो एनवीएस ऑफ, तो एनवीएस ऑफ, अब एनवीएस स्कूल क्या हो गया, ऑफ हो गया है। एनवीएस स्कूल क्या हो गया, ऑफ हो गया है, इसलिए लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एनवीएस ऑफ, एनवीएस ऑफ, एनवीएस ऑफ। यहाँ आपको हिंदी लिखा हुआ मिलेगा, मीनिंग लिखा हुआ मिलेगा। आपको एक पल की चिंता नहीं करना होगा कि हिंदी कहाँ मिलेगा। ठीक है, एनवीएस ऑफ मतलब ईर्ष्यालु, एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। नेक्स्ट, आई वॉज इन्वेलप्ड, आई वॉज इन्वेलप्ड मतलब आई वॉज इन्वेलप्ड माई ओन सेल्फ क्रिएटेड डॉगमा। अच्छा, डॉगमा मतलब आप लिख लें सिद्धांत। डॉगमा मतलब क्या होता है, सिद्धांत। मतलब वो बोल रहा है कि हम अपने ही बनाए हुए सिद्धांत पर क्या करते हैं, आई वॉज इन्वेलप्ड मतलब फंस जाते हैं। क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो ऐसे भी अगर हम देखें तो इन्वेलप होता कैसा है, इन्वेलप मतलब क्या होता है, लिफाफा। ऐसा ही तो होता है, लिफाफा ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है लिफाफा। तो ये क्या है, एक दूसरे में एक क्या है, फंसा हुआ है, एक दूसरे में क्या है, फंसा हुआ है। तो इन्वेलप, तो इन्वेलप क्या रहता है कि ऐसे करके मोड़ के इसको फंसा देते हैं, चिपका देते हैं कि अंदर का जो पैसा उसा है वो गिरे नहीं, इसीलिए तो चिपकाते हैं। तो याद रखना है कि इन्वेलप जो होता है फंसना का, या फिर ये क्या किया, हम लपेट ही तो दिए, इन्वेलप खुला रहता है ना। अब इसको क्या करते हैं, जैसे इन्वेलप रहता कैसा है मेरा, इन्वेलप ऐसे रहता है, बाद में ऐसे इसको लपेट देते हैं तो इस तरह से हो जाता है। तो लपेटना, इन्वेलप इन, इन्वेलप के साथ क्या लगेगा, इन, यानी क्वेश्चन नंबर आंसर होगा पहला नंबर, ए नंबर। इन्वेलप इन का मतलब होता है घेरा हुआ होना या लपेटा हुआ होना। इसका मीनिंग लिख दें, या तो घेरा हुआ होना या तो लपेटा हुआ होना। ठीक है, या तो घेरा हुआ या तो लपेटा हुआ, ऐसा इसका मीनिंग होता है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, मतलब कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। डॉगमा मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, ये होता है घेरा हुआ या लपेटा हुआ। ठीक, अच्छा, इसी तरह से एक होता है पूरी तरह से एकदम घेरा हुआ, यानी पूरी तरह से डूबा हुआ एक तरह से जिसको बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड इन। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड इन, मतलब पूरी तरह से ये डूबा हुआ होना, या फिर इसको बोल देते हैं सबमर्ज्ड इन, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड इन, इसको बोल देते हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से डूबा होना, है ना, पूरी तरह से डूबा होना।
मतलब मैं अपने ही बनाए हुए सिद्धांत में पूरी तरह डूब गया या फिर पूरी तरह से लपेटे में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इनवैलिड मीन घेरा हुआ, लपेटा हुआ। एब्जॉर्ब इन या सबमर्ज इन, पूरी तरह से डूबा रहना या डॉगमा सिद्धांत, मैं अपने ही बनाए सिद्धांतों में उलझा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द प्लेयर्स partook द डिनर आफ्टर द मैच, मतलब सभी जो प्लेयर हैं। अच्छा, इसका आंसर हम टिक लगाए थे कि नहीं पहले वाले में? हाँ, लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑल द प्लेयर्स, ये जो सारे के सारे प्लेयर हैं, क्या हो जा रहा है भाई? हाँ, ये जो सारे के सारे प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, देखते हैं। ऑल द प्लेयर्स परटुक, परटुक मतलब होता है नहीं बोलते कि सभी प्लेयर जो है ना, वो मैच के बाद सभी जो खिलाड़ी हैं वो क्या करेंगे, डिनर करेंगे रात में। ऑल द प्लेयर्स परटुक द डिनर आफ्टर द मैच, मैच के बाद सभी लोग क्या करने वाले हैं, मतलब खाने वाले हैं, रात का भोजन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, परटुक। तो यहाँ अगर परटुक के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा बन जाना, किसी चीज का हिस्सा बनना। तो वो लोग किसका हिस्सा बनने वाले हैं मैच के बाद, रात्रि भोजन के हिस्सा बनने वाले हैं, या फिर परटुक ऑफ मतलब उसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, शामिल होने वाले या हिस्सा बनने वाले हैं। तो हिंदी लिख देते हैं किसी चीज के हिस्सा बनना, किसी चीज का हिस्सा बनना। ठीक है, तो मैच के बाद सभी खिलाड़ी क्या करने वाले, रात्रि भोजन करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। ये थोड़ा सा क्या होता है ना, याद रखने वाला था। परटुक ऑफ क्या क्या है, परटुक ऑफ, परटुक ऑफ, परटुक ऑफ। हालांकि हमको क्या करना चाहिए ना कि सॉरी, जमाई ले रहे थे, मतलब सब एक में मिला करके लिख देना चाहिए। परटुक ऑफ, इन्वेलप्ड इन, है ना, इस तरह से सबमर्ज्ड इन, और याद करा करके ये सब फिर हमें कराना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम याद करवा दे रहे हैं सबका, क्योंकि सॉल्यूशन लिखा हुआ है आगे। परटुक ऑफ मतलब किसी चीज़ का हिस्सा बनना, मैच के बाद सभी खिलाड़ियों ने रात्रि भोजन लिया। नेक्स्ट, वी शुड नो जीर, नो, वी शुड नो जीर अ डिफीटेड इनेमी, अ डिफीटेड इनेमी। ए जीर मतलब क्या होता है मालूम है, किसी के ऊपर हंसना, और किसी के ऊपर हंसना, किसी के ऊपर हंसना। और जब भी हंसना का मीनिंग आए तो समझ जाना है उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो एट लगता है। क्या लगता है, एट लगता है। हंसने का सारा मीनिंग में क्या लगता है, प्रीपोजिशन एट। वो बोल रहा है वी शुड नॉट जीर एट अ डिफीटेड एनिमी, मतलब हारे हुए दुश्मन पर हमें भी कभी भी हंसना नहीं चाहिए। तो ये जीर एट का मतलब होता है हंसना। जीर एट का मतलब क्या होता है, हंसना, किसी के ऊपर हंसना। तो जीर एट, तो जितना भी हंसने का मीनिंग होगा सबके साथ प्रीपोजिशन हमारा एट लगेगा। जैसे मॉक एट, हंसना, लाफ एट, हंसना, जीर एट, हंसना, ये सब है किसी के ऊपर हंसना। हमें हारे हुए दुश्मन पर क्या है, मतलब उसका मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एट। 34 का बी नंबर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, इसका थोड़ा सा, जीरेट किसी पर हंसना, मौका एट, लाफ एट लिखा हुआ है। हमें पराजित शत्रु को उपहास नहीं करना चाहिए। आगे है यू मस्ट गेट राइट, तुम्हें जरूर कर देना चाहिए अननेसेसरी थिंग्स। अननेसेसरी थिंग्स से तुम्हें क्या कर देना चाहिए, उसको तुमको फेंक देना चाहिए, उससे छुटकारा तुम्हें पा लेना चाहिए, ऐसा। तो अभी याद रखना है कि गेट राइड ऑफ को मतलब होता है छुटकारा पाना। ये प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको याद रखना होगा। राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, गेट राइड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, गेट राइड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। ठीक है, ये याद रखना है। गेट राइड ऑफ मतलब अननेसेसरी थिंग से क्या करना है आपको, छुटकारा पाना है। ठीक है, इसी तरह से एक होता है ना, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि
दारू वारू पीता है तो कहता है हमको डिस्पोजल दो। तो डिस्पोजल मतलब क्या होता है, उससे भी हम लोग छुटकारा पाते हैं, फेंक देते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है एक बार यूज करके उसको फेंक देना, उसको बोलते हैं डिस्पोजल। अगर डिस्पोजल के साथ ऑफ लग गया तब भी इसका मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। इसका मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। या तो डिस्पोजल ऑफ हो या फिर राइड ऑफ हो, दोनों का मतलब होता है छुटकारा। ठीक है, मतलब आपको जो ऐसा चीज जो अननेसेसरी है उससे छुटकारा पाना होगा। नेक्स्ट, राइड ऑफ, डिस्पोजल ऑफ, छुटकारा पाने, मीनिंग आपको अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाना होगा। द यंग मैन इज वेरी कीन साइकिलिंग, मतलब जो यंग मैन है वो बहुत ही उत्सुक है, किसमें, साइकिलिंग में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होने का जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, बहुत ज़्यादा इच्छुक होना, किन ऑन, मतलब इच्छुक होना। किन ऑन मतलब होता है इच्छुक होना। ठीक है, किन ऑन मतलब इच्छुक होना। द यंग मैन इज वेरी किन ऑन साइकिलिंग, मतलब जो जवान आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, साइकिलिंग पर इच्छुक है। तो इसका मीनिंग होगा किन ऑन, है ना। वह युवक साइकिल चलाने के क्या है, बहुत शौकीन है, इच्छुक है, जो भी बोल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ऑन मतलब इच्छुक होना। आई एम फेड अप विद, सॉरी तो आंसर ही मुंह से निकल गया। आई एम फेड अप स्टेइंग एट दिस प्लेस, मतलब मैं इस प्लेस पर रुके रुके क्या हो गया, बोर हो गया हूँ, उब गया हूँ। तो उब जाना का इंग्लिश होता है फेड अप विथ, फेड अप विथ, उब जाना, है ना। या फिर परेशान हो जाना, दूर यार अब ना आए भैया, अब नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फेड अप विथ, मतलब तंग आ जाना, परेशान हो जाना, उब जाना। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, आई एम फेड अप विथ। फेड अप विथ का मतलब क्या होता है, उब जाना, परेशान हो जाना। ठीक, नेक्स्ट, द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड रैट्स, मतलब ये जो स्टोर हाउस है वो इन्फेस्टेड, भरा हुआ है, किससे, चूहों से, मतलब ये चूहों से भरा हुआ है। तो इन्फेस्टेड अगर चूहों से भरा हुआ है तो फिर चूहों से फ्रॉम तो होगा नहीं, चूहा बाहर तो गया नहीं है। तो इन्फेस्टेड विथ मतलब चूहों से क्या है, भरा हुआ है, चूहों से भरा हुआ है क्या, उसका स्टोर हाउस। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्फेस्टेड विथ ही सही होगा, फिल्ड विथ अगर भी रहता तब भी सही होता, क्योंकि फील्ड विथ का मतलब भी होता है भरा हुआ होना। फील्ड विथ का मतलब क्या होता है, भरा हुआ होना। ये दोनों का मीनिंग हम लिख देते हैं, इन्फेस्टेड विथ ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये दोनों का मतलब होता है भरा हुआ होना, भरा हुआ होना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े तो इसका आंसर होगा विथ। 39, इन्फेस्टेड विथ या फील्ड विथ मतलब भरा हुआ होना। आगे, बीवेयर ऑफ बैक बीटर्स, बीवेयर ऑफ बैक बीटर्स। अब देखते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। बीवे हम तो दोनों बार पढ़े और दोनों बार आंसर आ गया। हो मतलब होता नहीं है, एक होता है ना कि दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। बीवेयर ऑफ बैक बीटर्स, बीवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, बीवेयर के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ। ठीक है, बीवेयर ऑफ होता है, बीवेयर ऑफ। बीवेयर ऑफ का मतलब होता है एक तरह से आप समझिए कि बैक बीटर्स जो होते हैं, यानी पीठ पीछे जो बुराई करने वाले थे। बैक बाइटर्स का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करने वाले, पीठ पीछे आप लिखना चाहें तो लिख ले, पीठ पीछे बुराई करने वाले बैक बीटर्स। ठीक है, बैक बाइटर्स। तो बिवेयर ऑफ बैक बीटर्स मतलब बिवेयर ऑफ का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलते कि देखो पीठ पीछे बोलने वाले से तुम बचो, उससे हाँ चौकन्ना रहो उससे, है ना, उससे क्या रहो, चौकन्ना रहो, एकदम ध्यानपूर्वक रहो, केयरफुल रहो। बियर ऑफ मतलब केयरफुल आप बोल सकते हैं। ठीक है, चौकन्ना रहो बाबू, किससे चौकन्ना रहना, तो बैक बीटर से, यानी बैक बीटर यानी पीठ पीछे बोलने वाले से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑफ। नेक्स्ट आगे बढ़े, बेयर ऑफ बराबर केयरफुल। इट ऑकर्ड, इट ऑकर्ड
मी, इट ऑकर्ड मी। अच्छा, एक होता है फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है कि इट ऑकर्ड टू मी, इट ऑकर्ड टू मी, एक फ्रेज है। और इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? अचानक याद आना मन में। नहीं होता है कि कुछ बोल रहे थे, अचानक याद आया, अरे नहीं, इससे बात करने के लिए हमको मना किया गया था। अचानक मन में कोई बात याद आना, अचानक याद आना। ठीक है, मन में ब्रैकेट में कर देते हैं, अचानक याद आना मन में, या फिर जहाँ भी दिल में, जहन में, जैसे भी आना है ना, अचानक याद आना। ठीक है, तो मुझे क्या बोला है? इट ऑकर्ड टू मी, मुझे अचानक याद आया। तो यहाँ तो इट ऑकर्ड टू मी होगा, तो आंसर होगा डी नंबर। इट ऑकर्ड टू मी, है ना, मुझे अचानक याद आया कि दैट आई हैड ऑलरेडी पेड द टैक्स, कि मैंने तो पहले टैक्स जो है दे दिया है, मतलब दे चुका हूँ। तो क्या होगा? इट ऑकर्ड टू मी, मतलब क्या होता है? अचानक याद आना। नेक्स्ट, इट ऑकर्ड टू मी फ्रेज है अचानक याद आ जाना मन में, मुझे याद आ गया मैंने पहले टैक्स चुका दिया था। हिज क्राइम प्रेड हिज माइंड, मतलब उसका अपराध जो है ना, वो उसके मन में कब्जा कर लिया। हिज क्राइम प्रेड हिज माइंड, मतलब उसके दिमाग में कब्जा कर लिया उसका अपराध, मतलब बार बार उसी चीज को दोहरा रहा है, दोहरा रहा है। तो प्रेड के साथ ना दो प्रीपोजिशन आ सकता है, दोनों आ सकता है। ठीक है, या तो प्राइड के साथ ऑन आ सकता है, या तो प्राइड के साथ अपॉन आ सकता है, लेकिन दोनों में से ऑप्शन कोई एक रहेगा। तो यहाँ पे तो अपॉन है, तो क्या होगा? अपॉन हो जाएगा। यानी उसके अपराध ने उसे मन पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। तो ही हिज क्राइम प्रेड ऑन, या फिर हिज क्राइम प्रेड अपॉन। प्रेड ऑन या अपॉन मतलब लूटना या हावी हो जाना, तो वहाँ हावी होने का मीनिंग दिया हुआ है, कि यहाँ हावी होने का मीनिंग है हिज क्राइम प्रेड ऑन हिज माइंड, मतलब उसके दिमाग में क्या हो गया? हावी हो गया उसका अपराध। नेक्स्ट, ही वॉज एडवाइज्ड बाय हिज फादर, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ही वॉज एडवाइज्ड, वो सलाह दिया था बाय हिज फादर, मतलब उसके पिताजी के द्वारा उसको क्या किया गया था? मतलब उसके दे दिया था सलाह उला। ठीक है, कि देखो भाई, सब कुछ अपना तुम बढ़िया से सोच समझ करके करो, है ना। उनके पिता ने उन्हें सलाह दिया टू विदड्रॉ द कॉन्टेस्ट, कि अपनी प्रतियोगिता से नाम तुम क्या करो? विदड्रॉ कर लो, वापस ले लो। ठीक है, अब कहाँ से वापस लेना है? तो प्रतियोगिता से। अब प्रतियोगिता से सामने थोड़ी जा रहा है, उससे तो दूर भाग रहा है, और दूर भागने के सेंस में जो प्रीपोजिशन होता है तो क्या होता है? फ्रॉम होता है। ए, कहाँ जा रही है डार्लिंग तुम? फ्रॉम होता है। क्या होता है? फ्रॉम। ही वॉज एडवाइज्ड बाय हिज फादर टू विदड्रॉ फ्रॉम कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फ्रॉम। ठीक, तो इसका मतलब क्या था? विदड्रॉ फ्रॉम मतलब पीछे हट जाना, है ना, या फिर वापस ले लेना, इसको बोलते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं बैकआउट। बैकआउट, बैकआउट का मतलब भी होता है पीछे हटना। लिख दे, ये दोनों का मीनिंग होता है एक ही चीज, पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है, पीछे फट पीछे फटना नहीं, पीछे हटना। आगे, विड्रॉ फ्रॉम पीछे हट जाना, या फिर बैक आउट मतलब पीछे हट जाना। उनके पिता ने उन्हें प्रतियोगिता से क्या कहा? हटाने की सलाह दी। बोले चलो, तुमसे हो गया, चल ईंटा ढो साला, ट्रैक्टर में चल, चल ट्रैक्टर में बेलचा मारेगा, सेटरिंग कराएंगे तुमसे, ढलाई में चलो, ढलाई में। नेक्स्ट, आई इंस्टिल्ड माई आइडियाज, आई इंस्टिल्ड माई आइडियाज हिज माइंड, मैंने अपने विचार उसके मन में डाल दिया। आई इंस्टिल्ड माई आइडियाज, मैंने भर दिया माई आइडियाज, अपने आइडियाज को, हिज माइंड, उसके दिमाग में। ठीक है, तो क्या होता है? इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। तो ये जो इन है ना, वही, ऐसा नहीं कि इन हिज माइंड करेंगे, इन स्टिल्ड के साथ लगता है इन स्टिल्ड के साथ क्या लगता है? इन। और इस इन स्टिल्ड इन मतलब होता है डाल देना, डालना। ठीक है, तो इंस्टॉल मतलब क्या होता है? डालना। यानी मैंने अपने विचार उसके दिमाग में क्या कर दिया? डाल दिया, तो आंसर होगा इन। नेक्स्ट, सीटी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा ना, वो यहाँ गार्ड रहता है, वो डेली सीटी मारते रहता है, बोलता है जागते रहो, जागते रहो।
मतलब उसका कहने का वो रहता है कि मेरे भरोसे मत रहो, तुम लोग जागते रहो, ऐसा। नेक्स्ट, तो धीरे मार यार, परेशान कर रहा है। हिज स्पीच इज वांटिंग कॉमन सेंस। उसका जो स्पीच है, उसका जो स्पीच है उसमें क्या है, तो वांटिंग कॉमन सेंस, मतलब उसके भाषण में सामान्य ज्ञान की का क्या है, कॉमन सेंस जो है ना उसका अभाव है, कमी है। हिज स्पीच, उसका स्पीच में इज वांटिंग कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का कमी है उसके भाषण में। कॉमन सेंस मतलब ये सामान्य ज्ञान, साधारण सा ज्ञान का कमी है। और कमी होने का अंग्रेजी होता है वांटिंग इन। ये दोनों का मतलब होता है कम होना, वो दोनों नहीं, मतलब वांटिंग इन का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। और नहीं तो एक होता है फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ, ये दोनों का मीनिंग होता है कमी होना, कमी होना, ठीक है। तो हिज स्पीच इज वांटिंग ऑफ, सॉरी, हिज स्पीच इज वांटिंग इन कॉमन सेंस, मतलब उसके भाषण में कॉमन सेंस की कमी है, या फिर हिज स्पीच इज फॉर वांट ऑफ कॉमन सेंस, मतलब उसके भाषण की कमी है। तो यहाँ तो फॉर है नहीं, वांट है, तो फॉर वांट रहता, अगर फॉर वांट रहता वांटिंग की जगह तो ऑफ लगाते, ये सही हो जाता। लेकिन वांटिंग है तो फिर हम क्या लगाएंगे, इन। याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर फॉर वांट ऑफ रहता तब तो ठीक है, मतलब खाली वांट, छुछे वांट रहता, फॉर वांट, तब तो ऑफ लगा देते हैं, लेकिन वांटिंग है तो इन लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। वांटिंग इन कमी होना, है ना, वांटिंग एडजेक्टिव है, और फॉर वांट ऑफ कमी होना, उसने भाषण के समय सामान्य ज्ञान का अभाव है उसके। ही इज एन एस्पिरेंट, वो किस चीज का एस्पिरेंट है, एन आवर फ्रॉम द परसिडेंट, एन आवर फ्रॉम द परसिडेंट, मतलब बोला है कि ही इज एन एस्पिरेंट, मतलब ही इज एन एस्पिरेंट, वो एक क्या बोलते हैं एस्पिरेंट, मतलब वो विद्यार्थी नहीं, इच्छुक है, इच्छुक है, इच्छुक है, ठीक है। आकांक क्या बोलते हैं उसको, जो पाने का हकदार है, ही इज एन एस्पिरेंट। एन ऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मान, फ्रॉम द प्रेसिडेंट, किससे मिलने वाला है, प्रेसिडेंट से वो पाने का क्या है, हकदार है, ठीक है। क्या मिलने का उसका आकांक्षा है, तो जब मिलने का कोई आकांक्षा हो तो एस्पिरेंट के साथ लगता है ऑफ, और इसका मीनिंग होता है आकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा, जो बोल लीजिए वो चलेगा, ठीक है। आकांक्षी है, आकांक्षी मतलब होता है उस मिलने का हकदार है, ठीक है। या फिर एस्पायर ऑफ भी लिख सकते हैं, एस्पायर ऑफ ने एस्पायर फॉर, और इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा, वो दोनों मीनिंग लगभग सेम है, महत्वाकांक्षा, ठीक है। आगे बढ़ ले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, अधिकतर तो ऑफ आ रहा है आंसर ना, और इन। एस्पिरेंट ऑफ नाउन है, आकांक्षी, और एस्पायर फॉर ये वर्ब है, महत्वाकांक्षा करना, वह राष्ट्रपति के सम्मान पाने का आकांक्षा है। नेक्स्ट, द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड, जो गरीब भिखारी है वो अंधा है, वन आई, एक आंखों से, एक आंखों से वो क्या है, अंधा है, ठीक है। तो द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड, अच्छा एक होता है ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन, इसका मतलब होता है अंधा होना, अंधा होना, ब्लाइंड इन। एक होता है ब्लाइंड टू, इसका मतलब होता है, टू लिखे हैं प्लस नहीं है, ठीक है, ब्लाइंड टू, इसका मतलब होता है अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है, अनदेखा करना। तो अगर हम यहाँ ब्लाइंड टू लिखेंगे, द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड टू वन आई, मतलब बोल रहा है कि जो गरीब भिखारी ना, वो एक आंख से हमको अनदेखा कर दिया। ये कोई भाषा है कि वो गरीब भिखारी जो है एक आंख से हमको अनदेखा किया, अरे एक आंख से अनदेखा नहीं किया, बल्कि क्या किया, द पुअर बेगर जो है उसका एक आंख ही नहीं है, वो अंधा है एक आंख से, तो यहाँ हो जाएगा ब्लाइंड इन, ठीक है। ब्लाइंड टू तब होता जब अनदेखा करने के बाद होता, देखो वो हम, मेरा दोस्त उस देखा हमको, लेकिन हमको इग्नोर कर दिया, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू कर दिया मतलब अनदेखा करना, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब बेचारे भिखारी का एक आंख क्या है, अंधा था। अगर कोई एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन वन आई,
ब्लाइंड टू अनदेखा करना, ओवरलुक करना, है ना। नेक्स्ट, द राइटर एक्यूजेज द नेशनल गवर्नमेंट। ऐसे भी याद रखना, ये तो बहुत बार पूछा गया है। एक्यूज के साथ आप प्रीपोजिशन याद रखिए, हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, एक्यूज के बाद जो होता है प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। ये बात याद रखें आप, एक्यूज के बाद क्या प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्यूजेज लिखा हुआ है, द राइटर एक्यूजेज द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ रिजोर्टिंग टू वायलेंस। मतलब लेखक ने एक राष्ट्रीय सरकार पर मतलब क्या था, मारा पीटी यानी हिंसा का सहारा लेने का क्या कराया, आरोप लगाया है। वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा। रिस्टोर टू मतलब वही, आरोप लगाया है कि सरकार जो है हिंसा का सहारा लिया है सरकार। ठीक है, तो ये होता है एक। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, रिजोर्ट टू। और ये रिजोर्ट टू का मतलब होता है किसी का सहारा लेना, किसी का सहारा लेना, रिजोर्ट टू, किसी का सहारा लेना, ये होता है रिजोर्ट टू, किसी का सहारा लेना। ठीक है, एक्यूज ऑफ, इसका मीनिंग होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है। आगे बढ़े, रिजोर्ट टू किसी चीज का सहारा लेना, एक्यूज ऑफ आरोप लगाना। इसका हिंदी पे यहीं पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अ माइजर कैन नॉट पार्ट हिज गोल्ड, अ माइजर कैन नॉट पार्ट हिज गोल्ड। मतलब बोल रहा है कि यहाँ का जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ माइजर कैन नॉट पार्ट हिज गोल्ड, मतलब कंजूस व्यक्ति अपना सोना नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी हो जाए, है ना, नहीं छोड़ सकता है वो लोग। और जब नहीं छोड़ने का मीनिंग आता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है अलग होने का सेंस देता है। तो इसका मीनिंग होता है पार्ट फ्रॉम, किसी चीज से अलग हो रहा है ना, तो किसी से अलग हो रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग होगा, पार्ट फ्रॉम। और इसका हिंदी हो जाएगा पार्ट फ्रॉम किसी। अच्छा, हम एक थोड़ा सा अगर इसका हम एग्जांपल बता दें, तो एक होता है पार्ट फ्रॉम, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है, और एक होता है यहाँ विथ है ना, एक होता है पार्ट विथ। ये दो चीज है, दोनों चीज थोड़ा सा समझने का इसका कोशिश कीजिएगा आप। क्या है इसमें कि पार्ट अगर फ्रॉम हो तो किसी व्यक्ति से अलग होने का बात है, ये किसी व्यक्ति से अलग होने के लिए बात है, किसी व्यक्ति से अलग होना। ठीक है, अलग होना, ये किसी व्यक्ति से। और जो पार्ट विथ है, ये किसी चीज से या कोई जानवर से, यानी चीज से या फिर जानवर से अलग होने का बात होगा। लेकिन यह गोल्ड है, कोई चीज है, और जब चीज है तो फिर पार्ट के साथ, ओ सॉरी, मतलब हम ही बता रहे हैं और हम ही गलत लिख दिए। यहाँ क्या होगा, पार्ट विथ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गोल्ड तो सोना है, ये तो कोई वस्तु है, और जब कोई वस्तु है तो फिर विथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विथ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई आदमी से अलग हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम, किसी व्यक्ति से अलग होना। और पार्ट विथ कब लगता है, जब कोई चीज से अलग होते हैं या फिर जानवर से अलग होते हैं। ठीक है, तो गोल्ड क्या है, कोई वस्तु ही तो है, इसलिए तो क्या लगा रहे हैं, विथ लगा रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, विथ आदमी लम लगेगा ऐसा नहीं, है ना। पार्ट फ्रॉम, फ्रॉम जहाँ आया तो समझ जाना कि आदमी लम लगेगा, पार्ट फ्रॉम व्यक्ति में, और पार्ट विथ लग जाएगा चीज में या फिर जानवर में। तो इसका आंसर क्या होगा, पार्ट विथ। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा मीनिंग। ठीक है, आपको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, केवल स्क्रीनशॉट रखिए। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये तो क्या बोलते हैं, चलता फिरता वर्ड है ना, इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हानिकारक वाले चीज़ों में टू लगा करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, मतलब ये जो लिखा ना सिगरेट का स्पेलिंग याद रखिएगा। अच्छा, पहले जब पुराना पिक्चर देखते थे तो एक आता था सिगार पीने वाला। अगर कोई भी वर्ड में अगर हम ई डबल टी ई जोड़ देते हैं ना, तो वो किसी चीज़ को छोटा कर देता है ना, वो छोटा करने के सेंस में होता है। अगर ई डबल टी ई जोड़ दें तो छोटा कर देता है। पहले अगर बचपन में हम लोग फिल्म देखते थे तो एक आता था लंबा सा एकदम सिगार आता था, जो लगभग एक बित्ता का होता था और हल्का सा टेढ़ा होता था, और फूंकते थे धुआं निकलता था, है ना। अधिकतर पिक्चर में प्राण को देखते होंगे पीते हुए, प्राण जो विलन का रोल करता था,
है ना? तो वो सिगार होता था, वो सिगरेट के भांति ही था, लेकिन सिगार था, लंबा था, मतलब कम से कम वो होगा 7-8 9 इंच का होता था। ठीक है? लगभग उससे छोटा होगा। अब उसी में अगर हम ई डबल टी ई लगा दें तो ये होता है सिगार से बन गया सिगरेट, और ये मतलब वो जो बड़ा रूप था ना सिगार का, वो छोटा रूप हो गया, सिगरेट हो गया, जो पीता है सब। ठीक है? तो इसका आंसर तो इजी है, इंजीरियस टू हेल्थ होता है। ठीक है? तो ये सिगरेट। तो कोई भी वर्ड में अगर ई डबल टी ई लगता है ना तो वो उस चीज़ को छोटा करता है। तो पहले सिगार चलता था पीने का, अब सिगरेट हो गया उसी चीज़ का। इंजीरियस टू हेल्थ तो जानते ही, चलता फिरता है उतना तो बोलता है सब। कॉमन सेंटेंस है ये, समझने वाली है। नेक्स्ट, मोहिनी रिजेंबल्स, मोहिनी रिजेंबल्स हर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या ये एसएससी बहुत बार पूछा है। ठीक है? तो याद रखना है कि जब भी रिजेंबल्स आएगा ना तो समझ जाना है कि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, नो प्रीपोजिशन। ठीक है? इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जब भी रिजेंबल आता है तो समझ जाना है कि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, नो प्रीपोजिशन। तो आंसर होगा नो प्रीपोजिशन नीडेड। यहाँ कोई, यानी मोहिनी रिजेंबल्स, मोहिनी दिखती है, हर मदर्स, अपने माँ की जैसे, माँ की साकिना का माँ के जैसा दिखती है, मोहिनी अपनी माँ की जैसी दिखती है, ऐसा। तो मोहिनी रिजेंबल, तो जब भी रिजेंबल्स आए तो समझ जाना है कि उसमें एक भी, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। मोहिनी रिजेंबल्स हर मदर, रिजेंबल में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है? याद रखना है, रिजेंबल्स में नहीं होता है प्रीपोजिशन का प्रयोग। ठीक है? मोहिनी अपनी माँ जैसी दिखती है। ये था फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा से याद हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार नहीं तो आप डबल बार करके देखें, अगर धीरे लग रहा है तो आप डबल फास्ट करके देखें, समझ में आ जाएगा आपको। 2025 का जितना भी एग्ज़ाम है ना, एक भी एग्ज़ाम में कभी भी इंग्लिश में तकलीफ नहीं होगा अगर ये देख लिए तो। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।